माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एरर डिटेक्शन का 9वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से बाकी के 8 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 41वें नंबर का रूल है स्टैटिव वर्ब्स का रूल। दोस्तों कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं या फिर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स बोलते हैं। दोस्तों ये जो वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स के साथ कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते। ना तो हम इनके साथ कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं और ना ही इनके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी ऐसी चीज़ जिनसे कोई चीज़ महसूस की जाती हो, परसेप्ट की जाती हो, उन वर्ब्स के में हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे सी यानी देखना, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज़, इन सभी वर्ब ऑफ परसेप्शन में हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते। कभी भी इनके साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। इसी प्रकार से वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस वाली जो वर्ब्स होती हैं जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, इनका भी कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। ऐसे ही वर्ब ऑफ शोइंग पोजेशन, पोजेशन यानी अधिकार दिखाने वाली वर्ब्स, जैसे ऑन यानी अब मेरा है ऐसा अधिकार बताने वाली, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पॉसेस, कंटेन, ये जितनी भी वर्ब्स हैं जो पोसेशन बताती हैं उनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से ऐसी वर्ब्स जो फीलिंग या फिर स्टेट ऑफ माइंड को बताएं, जैसे बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, और कुछ जनरल वर्ब जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिसेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस और बिकम। दोस्तों इन वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर इन वर्ब्स के साथ कहीं भी आईएनजी लगा होगा तो हम बता देंगे कि इसी पार्ट में एरर है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ वर्ब्स के साथ आईएनजी लग जाता है, लेकिन वो अलग सर्कमटेंस रहते हैं उसके। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे उस समय हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि ये जो भी 5 तरीके की वर्ब हैं, इनके साथ अगर आईएनजी लग गया है तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पर गलती है, इसके साथ आईएनजी नहीं लगना चाहिए था। अब आते हैं दोस्तों 42वें नंबर के रूल पे। ये रूल हमको बताता है कि अगर कोई काम परफेक्ट में हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है, मतलब कि भूतकाल में हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट टेंस यानी कंप्लीट हो जाना, यानी कोई काम अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है या पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ पास्ट टाइम भी दिया है, यानी कि पास्ट में वो कब कंप्लीट हुआ ये टाइम भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन है तो कभी भी उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते, उसको हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे टेंस को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे अगर पास्ट टाइम गिवन है। अब पास्ट टाइम किस तरीके से दिया जा सकता है, या तो दोस्तों टाइम के साथ बिफोर या एगो लिख दिया जाए तो वो पास्ट टाइम हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख दिया जाए यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, इस तरीके से आ जाए तो अपन को बस समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें पास्ट टाइम गिवन है तो वो टेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में ना होकर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। या फिर अब आपके साथ ऐसा आ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम गिवन है तो वो वहाँ पर एरर होगी, क्योंकि वो वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। जैसे कि अपन एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज़ डाइड 3 months अगो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये 3 months अगो दे दिया है। इसका मतलब क्या है, ये पास्ट टाइम को बता रहा है, इन्होंने यहाँ पर पास्ट टाइम दिया है अगो लिखकर। तो इसके साथ जो टेंस है, इसके साथ ये वाला टेंस है हिज फादर हैज़ डाइड, तो ये वाला टेंस यहाँ पर केवल हैज़ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनना चाहिए था। ये वाला टेंस किस में बनना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी यहाँ ऐसे बनना चाहिए था हिज फादर डाइड 3 months अगो। ठीक है, तो ये डाइड यहाँ पर ये सी वाले ऑप्शन में गलती है क्योंकि हैज़ नहीं आना चाहिए था।
बहुत से भोले बच्चे क्या है यहाँ पर 3 मंथ अगो पढ़ते हैं और सीधे सेंटेंस के पहले वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं, आई हैव कम टू नो। अरे यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दोस्तों ये जो 3 मंथ अगो है इसका मतलब ये इस सेंटेंस से नहीं है, केवल इस सेंटेंस से। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में होगी? सी पार्ट में एरर होगी आपके, ए पार्ट में या बी पार्ट में एरर नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 43वें नंबर के रूल पे। ये रूल है सिंस या एवर सिंस के यूज़ का। दोस्तों जब सिंस या एवर सिंस को एज कंजक्शन यूज़ करते हैं तब उसका मतलब निकलता है जब से। जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है? जब से। यहाँ पर भी क्या मतलब निकल रहा है? जब से। और सिंस या फॉर जो प्रेजेंट परफेक्ट, वो जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, वो हम कभी जब टेंस पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अभी हम सिंस या एवर सिंस एज कंजक्शन पढ़ रहा है, एज। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ये इस तरीके से आएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा? जब से। और इसका एक स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले रहता है, उसके बाद सिंस या एवर सिंस आएगा, उसके बाद हमेशा 100% आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इसकी जगह कोई दूसरा टेंस आपको नहीं लगा देना है। 100% आपका कौन सा टेंस रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। और दोस्तों अगर ये सिंस या एवर सिंस आगे आ जाता है तो इसके बाद वाला टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, उसके बाद कॉमा लग के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख जाएगा। इसका मतलब ये है कहीं भी अगर सिंस या एवर सिंस आता है तो उसके बाद वाला टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, अब देखो हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ही हैज़ बीन इल, ही हैज़ बीन इल सिंस ही एट फूड इन होटल। तो सिंस के बाद क्या आया? ही एट फूड इन होटल। ये कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट। यानी इसी तरीके का होना चाहिए। अगर सिंस एवर सिंस के बाद ना पास्ट इंडेफिनिट नहीं आए तो अपन बता देंगे कि इसमें गलती है, इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। अब आते हैं 44वें नंबर के रूल पे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों और इसके क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे बनते हैं। स्टिल, येट और सो फार का यूज़। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है अभी तक। हिंदी में अगर देखा जाए तो स्टिल, येट और सो फार तीनों का ही मतलब होता है अभी तक, लेकिन इनको यूज़ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे जो स्टिल है और येट है और सो फार है, इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? स्टिल को यूज़ करते हैं हमेशा अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज़ करते हैं और इसकी पोजीशन होती है हमेशा मेन वर्ब के पहले। स्टिल को हमेशा कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेन वर्ब के पहले। इसी तरीके से येट है दोस्तों, येट को हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस के एंड में। इसी तरीके से दोस्तों सोफ़ा, सोफ़ा का मतलब भी अभी तक होता है और सोफ़ा को हमेशा अफर्मेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है और इसकी पोजीशन होती है एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि दोस्तों जो स्टिल है वो मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है, येट आपका एंड ऑफ द सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, ऐसे ही सोफ़ा भी सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। येट आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, स्टिल और सोफ़ा आपका अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में। अब देखो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट रिफंडेड माई मनी, और उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, इसमें येट, स्टिल या सोफ़ा भरना है। तो दोस्तों हैज़ नॉट आ गया, यानी कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? येट भरेंगे। और सबसे पीछे भी भर रहे हैं तो पीछे हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही येट आता है, तो अपना सही है ये। ठीक है, दूसरा है ही हैज़ बीन इल, हैज़ ही बीन इल, ये मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हैज़ से स्टार्ट है, तो यहाँ पर स्टिल लगाना है या सोफ़ा लगाना है। तो दोस्तों जो स्टिल की पोजीशन होती है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद होती है, तो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद की यहाँ पर क्या, कहाँ पे पोजीशन खाली है? सबसे लास्ट में। तो लास्ट में क्या लगता है? सोफ़ा, तो यहाँ पर आपका सोफ़ा आ जाएगा। हैज़ ही बीन इल सोफ़ा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा है हैज़ ही बीन इल और स्टिल या सोफ़ा, यानी मेन वर्ब के पहले लगता है क्या? स्टिल, तो ये आपका क्या मेन वर्ब हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके पहले क्या लगेगा? स्टिल लगेगा। तो दोस्तों मुझे समझ में आ रहा होगा कि ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। स्टिल, येट, सोफ़ा। दोस्तों अगले में हम ऑलरेडी, जस्ट और लेटली इनका यूज़ बताएंगे। इनका भी यूज़ कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चंस। अब आते हैं दोस्तों आज के लेक्चर के लास्ट रूल पे, 45 नंबर रूल। दोस्तों ये रूल हमको बताता है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में अप टिल नाउ या फिर टिल नाउ आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों? अप टिल नाउ या फिर टिल नाउ आ जाता है, तो उसका जो उसके पहले हमेशा आपका कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट
परफेक्ट, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा इसके पहले। ये बिल्कुल क्लियर कट रूल है। तो दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है, तो अपन को बस याद रखना है, अगर कहीं भी टिल नाउ या अप टिल नाउ आ जाता है तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ही हैज़ लेफ्ट विंड अप टिल नाउ। अप टिल नाउ आया तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज़ लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट, वो अभी तक भिंड छोड़ चुका होगा, ठीक है। आई हैव स्टेड हेयर अप टिल नाउ, अप टिल नाउ के पहले का आ गया आई हैव स्टेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसी पे अपन 2 एरर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है सी वॉज विथ मी अप टिल नाउ, सी वॉज विथ मी अप टिल नाउ, सो डजंट। और फिर दोस्तों अगर देखा जाए ना, ये इतना बड़ा सा सेंटेंस है, अपन उस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसमें गलतियां ढूंढने का प्रयास करेंगे अगर अपन को नहीं आता होगा, और अपन कहीं गलती कर जाएंगे। अब मैंने केवल यहीं तक देखा, ए और बी में ही देख लिया है, सी हैज़ विथ मी अप टिल नाउ। यहाँ पर अप टिल नाउ लगा है तो इसके आगे वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था, जबकि ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो आपकी एरर कौन से में है, ए वाले पार्ट में ही आपकी एरर हो गई। तो हम बता देंगे ए पार्ट में एरर है, आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ये दूसरे नंबर वाला देखो दोस्तों, दिस इज़ इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है दोस्तों ये वाला जो लिख गया है ना एग्जाम्पल, ये मैं अगले पार्ट में एक रूल समझाने वाला था, उसका एग्जाम्पल गलती से यहाँ पर लिख गया है। तो अगले पार्ट में हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए, और साथ ही दोस्तों आपको और किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम जा रही है वो भी हमें बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी दोस्त आपके एसएससी, सीजीएल, एसएससी की दूसरी परीक्षाओं या बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको हमारे इस एरर डिटेक्शन की सीरीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय माता।